Hello guys, welcome back to this new video. So this is one of my most highly requested videos. आप में से कई लोग जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं वो लोग मुझे काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं मेरा जो फोटो एडिटिंग का वर्क फ्लो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। सो फाइनली आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मेरा पोर्ट्रेट फोटो एडिटिंग का सभी सीक्रेट्स डिटेल में शेयर करूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं अपने सभी पोर्ट्रेट इमेजेस को किस तरह से एडोबी फोटोशॉप में एडिट करता हूँ। हर एक स्टेप को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, किस तरह से मैं अपने सभी रॉ इमेजेस को एडोबी कैमरा रॉ में इंपोर्ट करके बेसिक एडजस्टमेंट्स और कलर टोनिंग करके फिर उसके बाद उन इमेजेस का अगर बैकग्राउंड ब्लर को इन्हांस करना है तो किस तरह से वो करता हूँ और फिर उसके बाद पोर्ट्रेट्स का जो स्किन रिटचिंग है जिसके लिए मैं फ्रीक्वेंसी सेपरेशन ये टेक्निक यूज़ करता हूँ तो वो भी मैं आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा और मैं फाइनली मेरे इमेजेस में किस तरह से डिटेल ऐड करता हूँ और फाइनल एडजस्टमेंट्स करता हूँ वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। एंड फाइनली मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि फोटोशॉप से इमेजेस को इंस्टाग्राम के लिए एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे अच्छा एक्सपोर्ट सेटिंग्स क्या है ताकि आपका जो इमेज है वो बिल्कुल शार्प दिखे और उस इमेजेस का जो कलर्स है वो भी बिल्कुल सही रहे। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी एक्साइटिंग ट्यूटोरियल, मेक श्योर टू वॉच इट टिल द एंड। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी डिटेल्ड ट्यूटोरियल और ये एक 5 पार्ट का सीरीज होने वाला है और हर 2 दिन में मैं आप लोगों के लिए ये वीडियोस एक एक करके रिलीज करूंगा और आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में हर एक वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। आज के इस पार्ट में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरह से मैं एडोबी कैमरा रॉ में मेरे जो पोर्ट्रेट इमेजेस है उन सभी का बेसिक एडजस्टमेंट्स करता हूँ। अगर आप कैमरा रॉ के बदले एडोबी लाइटरूम इस्तेमाल करते हैं तो आप ये स्टेप्स एडोबी लाइटरूम के अंदर भी कर सकते हैं क्योंकि एडोबी कैमरा रॉ और एडोबी लाइटरूम का हर एक सेटिंग्स ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो जो स्टेप्स मैं एडोबी कैमरा रॉ के अंदर दिखाऊंगा वो सभी स्टेप आप एडोबी लाइटरूम के अंदर भी कर सकते हैं। तो अगर आप लाइटरूम में ज़्यादा कंफर्टेबल है तो आप अपने पोर्ट्रेट इमेजेस का बेसिक एडजस्टमेंट करने के लिए लाइटरूम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर उसके बाद लाइटरूम से अपने इमेजेस को फोटोशॉप में इंपोर्ट करके फिनिशिंग टचेस दे सकते हैं। तो आगे की पार्ट्स में हम बाकी चीज़ों को भी डिटेल में देखेंगे। और अगर आप लाइटरूम मोबाइल का ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा। मेरे चैनल पे लाइटरूम मोबाइल का भी एक बहुत ही डिटेल ट्यूटोरियल मैंने डाला हुआ है। अगर आप मोबाइल फ़ोन से अपने फ़ोटोज़ को एडिट करते हैं और आपको लाइटरूम मोबाइल अच्छी तरह से सीखना है तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने फोटो एडिटिंग का बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को भी बहुत ही डिटेल में समझाया है तो वो वीडियो भी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। एंड लास्टली आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो अभी फॉलो कर लीजिए क्योंकि इन सभी पोर्ट्रेट इमेजेस का फाइनल एडिटेड वर्जन आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। सो डेफिनेटली मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एट shubhadeep.flixcanvas. Now let's open up Adobe Camera Raw and start editing. Okay, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने ये फोटो ऑलरेडी कैमरा रॉ में ओपन अप कर लिया है और आज हम देखेंगे कि इस फोटो को मैं कैसे एडिट करता हूँ। फिर उसके बाद मैं इस फोटो को फोटोशॉप में ओपन करूंगा और उसके बाद बाकी का जो एडिटिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट करूंगा। तो इस फोटो को मैंने ऑलरेडी एडिट करके रखा है और अभी आप जो रॉ फोटो है वो देख पा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं ये एक .cr2 फाइल है। मैं मेरा एल्डर ब्रदर का Canon 5D Mark III से इस फोटो को कैप्चर किया है और मेरा जो कैमरा सेटिंग्स था वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ISO था 100 पे क्योंकि ये फोटो मैंने डे लाइट में कैप्चर किया है तो ISO को मैंने एकदम लोएस्ट में रखा था और ये फोटो कैप्चर करने के लिए मैंने 50 मिलीमीटर का f1.8 जो प्राइम लेंस आता है वो लेंस यूज किया था और मैंने एपर्चर को सेट किया था f2.2 में। 50 मिलीमीटर f1.8 जो लेंस है वो इस एपर्चर पे सबसे ज़्यादा शार्प होता है तो इसलिए मैं लेंस का जो लोएस्ट एपर्चर है उससे 1 या 2 स्टॉप ऊपर मैं एपर्चर को सेट करके रखता हूँ ताकि आपका जो इमेज है वो सबसे ज़्यादा शार्प आए। और मेरा जो शटर स्पीड था वो था 1/800 सेकेंड्स। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये एक .cr2 फाइल है, इसका मतलब ये कैनन का एक रॉ फाइल है। मैं हमेशा मेरा जो पोर्ट्रेट्स है वो रॉ फॉर्मेट में ही शूट करता हूँ। एक्चुअली रॉ और जेपीजी दोनों फॉर्मेट में साइमल्टेनियसली शूट करता हूँ ताकि जब मैं फोटोज को सिलेक्ट करूंगा तो क्विकली चेक करने के लिए मैं जेपीजी वर्जन्स का यूज कर सकता हूँ। जिन फोटोज को मैं सिलेक्ट करता हूँ उन फोटोज का जो रॉ वर्जन है उससे मैं एडिटिंग करता हूँ। मैंने विंडोज में .cr2 फाइल्स को बाय डिफॉल्ट कैमरा रॉ से ओपन करने के लिए सेट करके रखा हूँ। मैं लाइटरूम का इस्तेमाल नहीं करता हूँ लेकिन कैमरा रॉ में जो भी सेटिंग्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ये सभी आपको लाइटरूम में भी बिल्कुल सेम मिल जाएगा। और जैसे कि कैमरा रॉ में लाइटरूम का
सभी सेटिंग्स ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इसलिए मैं फोटोज़ को अलग से लाइटरूम में ओपन नहीं करता हूँ। और जैसे कि लाइटरूम और फोटोशॉप दोनों ही बहुत ही रिसोर्स हंग्री सॉफ्टवेयर है, सो दो अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करने का कोई मतलब नहीं होता है। मैं जो बेसिक एडजस्टमेंट्स है वो बहुत ही मिनिमल करता हूँ और वो कैमरा रॉ के अंदर ही कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इस फोटो को कैमरा रॉ के अंदर बेसिक एडजस्टमेंट्स करके रखा है और आप देख पा रहे हैं अभी ये सेटिंग्स ऑफ है। तो अभी ये आप बिल्कुल रॉ फुटेज देख रहे हैं जैसे ये कैमरा से आया था। यहाँ पे सिर्फ मैंने इस फोटो को क्रॉप करके रखा है। अगर मैं इस क्रॉप सेक्शन में जाता हूँ तो आप देख सकते हैं ये फोटो ओरिजिनली इस फॉर्मेट में था, और जैसे कि मैं ये फ़ोटो इंस्टाग्राम में अपलोड करने के लिए एडिट कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने इसे इंस्टाग्राम का जो पोर्ट्रेट एस्पेक्ट रेशियो है जो है 4:5, उसमें इस फोटो को क्रॉप किया है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ अंडू कर देता हूँ और यहाँ पे बेसिक सेटिंग्स में वापस जाता हूँ। एंड फाइनली आप देख सकते हैं मैंने ये फोटो इस RGB इस कलर स्पेस में ही कैप्चर किया है और इसका रेजोल्यूशन है 3840x4800। इस रेजोल्यूशन को हम बाद में जब इंस्टाग्राम के लिए एक्सपोर्ट करेंगे तब प्रॉपर्ली एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे फोटो को थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो अगर मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं मैंने इस फोटो के ऊपर कैमरा रॉ में क्या एडजस्टमेंट्स किया है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं मैंने इस फोटो को यहाँ पे कुछ इस तरह से एडिट किया है। अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इन सभी सेटिंग्स को जो मैंने मैनिपुलेट किया है या फिर चेंज किया है वो क्यों किया है और मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था वो सब कुछ आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। और जैसे कि हर एक फोटो डिफरेंट होता है तो इसलिए मैं आप लोगों को हर एक सेटिंग्स मैंने क्यों एडजस्ट किया वो एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको मैं कुछ सेटिंग्स को क्यों चेंज कर रहा हूँ और किस पर्पस के लिए चेंज कर रहा हूँ वो आपको एग्जैक्टली पता चले, ताकि जब आप अपने फोटोज़ को एडिट करेंगे तो आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए। यहाँ से मैंने जो भी सेटिंग्स यहाँ पे किया है वो सब अगर आप अपने फोटो में कॉपी पेस्ट कर देंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको पहले समझना है कि ये सब सेटिंग्स क्या करता है और किस लिए आप एक्सपोजर को बढ़ा रहे हैं या फिर कॉन्ट्रास्ट को डिक्रीज कर रहे हैं, ये सब आपको पहले समझना होगा। ठीक है, ओके। तो पहला जो चीज़ है यहाँ पे अगर मैं इस विजिबिलिटी लेयर को ऑफ करूंगा तो आप देख सकते हैं ये बेसिक एडजस्टमेंट्स करने से पहले ये फोटो कुछ इस तरह का था और बेसिक एडजस्टमेंट्स करने के बाद ये फोटो कुछ इस तरह का दिख रहा है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा था कि ये इमेज थोड़ा ज़्यादा ही वार्म दिख रहा है, तो इसलिए मैंने इसे चेंज करके ये जो टेम्परेचर है इसे थोड़ा कम किया है ताकि ये जो वार्मनेस है वो थोड़ा कम हो जाए। ये 6000 पे सही था और मुझे लग रहा था यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन टिंट भी है, तो इसलिए मैंने इसे भी थोड़ा सा इंक्रीज किया है। तो मुझे लग रहा था ये फोटो थोड़ा सा अंडर एक्सपोज लग रहा है, तो इसलिए मैंने एक्सपोजर को 0.25% बढ़ाया है। ये जो कॉन्ट्रास्ट स्लाइडर है ये पहले 0 पे था, तो मुझे लग रहा था कि ये जो डार्कर पोर्शन है यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल मैं ला सकता हूँ और वो करने के लिए मैंने कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा कम किया है। मैं चाहता था मेरा जो इमेज का डायनामिक रेंज है वो जितना हो सके एक्सटेंड किया जाए। फिर मैंने हाइलाइट्स को थोड़ा सा बढ़ाया है, ये पहले यहाँ पे था और इसे थोड़ा सा बढ़ा के मैंने +15 में किया है। तो आप देख सकते हैं ये जो स्किन पे जो हाइलाइट्स है वो थोड़ा इंक्रीज हुआ है और मेरा जो शैडोज़ है वो पहले यहाँ पे था, तो सेम पर्पस के लिए जिसके लिए मैंने कॉन्ट्रास्ट को डिक्रीज किया था मैंने शैडो को भी इंक्रीज करके 15 में डाला था। जो डार्कर पोर्शन से यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिटेल देखने को मिल रहा है। अगर मैं वाइट्स को 0 पे रखता तो आप देख सकते हैं ये जो हाइलाइट्स है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही ओवर एक्सपोज दिख रहा है और जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्सपोजर को थोड़ा सा बढ़ाया है तो इसलिए उसको कंपेंसेट करने के लिए मैंने वाइट स्लाइडर को थोड़ा सा कम करके -15 में डाला है। एंड फाइनली ये जो ब्लैक पॉइंट था ये भी 0 पे था, तो ये भी मैंने थोड़ा सा इंक्रीज किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक जो पोर्शन है वो थोड़ा सा क्लिप कर रहा है, तो मैंने इसे थोड़ा सा बढ़ा के 5 पे सेट किया है। अगर मैं बेसिक एडजस्टमेंट्स ऑफ करता हूँ तो आप देख सकते हैं हिस्टोग्राम पे ये जो एक्सपोजर है वो थोड़ा सा अंडर एक्सपोज था और अगर मैं इसे टर्न ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये एक्सपोजर थोड़ा सा बैलेंस होके प्रॉपर एक्सपोजर दे रहा है। तो अभी ये इमेज प्रॉपरली एक्सपोज दिख रहा है जहाँ पे आप शैडोज में और हाइलाइट्स में प्रॉपर डिटेल देख पा रहे हैं। फिर यहाँ पे 3 स्लाइडर है, एक है टेक्सचर। जैसे कि ये एक पोर्ट्रेट है तो इसलिए मैंने टेक्सचर को थोड़ा सा कम किया है, तो इससे मॉडल का जो स्किन है उसका जो इम्परफेक्शंस है वो थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है। लेकिन ज़्यादा टेक्सचर अगर आप
डिक्रीज कर देंगे तो आपका जो मॉडल का फेस में जो डिटेल है वो भी आप लूज कर देंगे। तो इसलिए इसे ज़्यादा भी कम नहीं करना है, आप थोड़ा सा अपने हिसाब से देख के समझ के मॉडरेटली आप इसे सेट कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने टेक्सचर को कम किया है तो उसको कंपेंसेट करने के लिए मैंने क्लैरिटी को थोड़ा सा बढ़ाया है। अगर ये 0 पे रहता तो आप देख सकते हैं इमेज का जो शार्पनेस है वो थोड़ा कम लग रहा है, और अगर मैं क्लैरिटी को डिक्रीज करूँगा तो इमेज में एक बहुत ही अननेचुरल सा सॉफ्टनेस आ रहा है, वो मुझे पसंद नहीं है। तो इसलिए मैंने क्लैरिटी को थोड़ा सा इंक्रीज करके +15 में रखा है। तो इससे आपको एक अच्छा सा मिड टोन कॉन्ट्रास्ट मिल रहा है। और जैसे कि मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा कम करके रखा है तो इसलिए उसको कंपेंसेट करने के लिए मैंने डीएस को थोड़ा सा बढ़ाया है, और इस स्लाइडर से आपको एक अच्छा सा मिड टोन कॉन्ट्रास्ट मिलता है। अगर इसे आप कम करेंगे तो आपका जो इमेज है वॉश्ड आउट दिखेगा, और आप चाहे तो इसे 0 पे भी रख सकते हैं क्योंकि हम कॉन्ट्रास्ट बाद में तो ऐड करेंगे ही। तो कैमरा रॉ में या फिर लाइट रूम में आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए आपका जो इमेज है उसको जितना हो सके उसका जो डायनेमिक रेंज है उसको एक्सटेंड करना और ओवरऑल इमेज को एक प्रॉपर एक्सपोजर देना। तो मुझे लग रहा था ये इमेज थोड़ा ज़्यादा ही वॉश्ड आउट लग रहा है, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा डीएस को बढ़ा के +5 में किया है। दिस वॉज द बिफोर एंड आफ्टर डूइंग द बेसिक एडजस्टमेंट्स इन कैमरा रॉ, दिस इज द आफ्टर। तो यहाँ पे मैंने वाइट बैलेंस को जो पहले थोड़ा वार्म दिख रहा था उसे थोड़ा कूल ऑफ किया। जो ग्रीन टिंट मुझे इमेज के ऊपर लग रहा था उसे कंपेंसेट करने के लिए मैंने स्लाइडर को मैजेंटा की तरफ इंक्रीज किया है, तो वो जो ग्रीन टिंट था वो बैलेंस हो गया। फिर उसके बाद मैंने एक्सपोजर को थोड़ा सा इंक्रीज किया है क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये इमेज थोड़ा अंडर एक्सपोज है। फिर उसके बाद मैंने कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा कम किया है शैडोज में और हाईलाइट्स में इक्वल लेवल का डिटेल लाने के लिए। ये आपको सेम नंबर दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हर फोटो में आपको ये सेम ही रखना है। अगर आपको लगता है कि आपका जो इमेज है उसमें शैडो को थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ाना है, शैडो में डिटेल बढ़ाने के लिए, तो आप वो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा भी मत कीजिए, तो आपके इमेज में जो नॉइज़ लेवल है वो भी बढ़ जाएगा। तो इसे आप मॉडरेटली इंक्रीज कीजिए। फिर उसके बाद हमने जो वाइट पोर्शन है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे -15 दिखा रहा है, और यहाँ पे जो ब्लैक्स है वो 5 में दिखा रहा है, और ये शैडो है 15, ये एक्सपोजर है 0.25, और ये जो हाईलाइट्स है वो 15 में सेट किया हुआ है। तो अगर आपने मेरा लाइट रूम मोबाइल का ट्यूटोरियल देखा है तो वहाँ पे मैंने इस हिस्टोग्राम को और इन सेटिंग्स को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप इन चीज़ों के बारे में बहुत ही डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मेरा वो वीडियो ज़रूर देखिए, आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेरा उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। फिर उसके बाद मैंने वाइट को थोड़ा सा कम किया है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्सपोज हो जा रहा था। हालांकि अभी भी यहाँ पे हाईलाइट कंट्रोल वार्निंग दिखा रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे ये जो जहाँ पे रेड दिखा रहा है यहाँ पे ये जो हाईलाइट है वो थोड़ा क्लिप कर रहा है, लेकिन मेरा जो मेन सब्जेक्ट है वहाँ पे हाईलाइट्स ठीक ठाक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी और यहाँ पे भी थोड़ा सा हाईलाइट्स क्लिप कर रहा है, लेकिन इतना सा चलता है क्योंकि हम लोग ये फ़ोटो प्रिंटिंग पर्पस के लिए एडिट नहीं कर रहे हैं, हम इंस्टाग्राम में अपलोड करेंगे या फिर सोशल मीडिया अपलोड पर्पस के लिए एडिट कर रहे हैं, तो इतना सा चलता है। और सेम चीज़ आप यहाँ पे शैडो के लिए भी देख सकते हैं। फिर इसके बाद हमने वाइब्रेंस को थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है। ये पहले यहाँ पे था तो मुझे लग रहा था ये इमेज थोड़ा सा डल दिख रहा है, तो इसलिए मैंने वाइब्रेंस को थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है। और आपको वाइब्रेंस और सैचुरेशन के अंदर क्या डिफरेंस है वो भी डिटेल में जानना है, तो उसके ऊपर भी मैंने एक वाइब्रेंस वर्सेस सैचुरेशन वीडियो बनाया है जिसका लिंक भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के वीडियो डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आपको वाइब्रेंस और सैचुरेशन के बीच में क्या डिफरेंस है वो भी बहुत ही डिटेल में जानना है तो आप मेरा वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये था हमारा बेसिक एडजस्टमेंट्स, तो इसे अभी हम कोलैप्स कर देते हैं। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कर्व्स में कुछ नहीं किया है क्योंकि मैं इस फोटो को बाद में फोटोशॉप में एडिट करूंगा, तो यहाँ पे मैंने कर्व्स का इस्तेमाल नहीं किया है। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल टैब में मैंने कुछ किया है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा शार्पनिंग को बढ़ाया है। आप देख सकते हैं ये पहले इमेज इस तरह का था, थोड़ा सा ब्लरी दिख रहा है, और मैंने इसे थोड़ा सा शार्पनिंग को बढ़ा के 100 किया है। तो आप देख सकते हैं ये इमेज थोड़ा सा शार्पर दिख रहा है। यहाँ पे शार्पनिंग को ज़्यादा भी ऐड नहीं करना है क्योंकि हम बाद में फोटोशॉप में शार्पनिंग ऐड करेंगे। और यहाँ पे एक प्रो टिप है, अगर आप शार्पनिंग बढ़ाने के टाइम पे कीबोर्ड में ऑल्ट बटन को प्रेस करके रखेंगे तो आपको इमेज को ब्लैक एंड वाइट में देखने को मिलेगा, तो आपको शार्पनिंग ऐड करने में
आसानी होगा। और अगर आप रेडियस सेट करना चाहते हैं और उस टाइम पे भी अगर आप कीबोर्ड में ऑल्ट बटन या फिर अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो आप ऑप्शन बटन को दबा के रख सकते हैं, तो आपको रेडियस सेट करने में एक प्रॉपर व्यू देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट का जो वैल्यू है 1 वो मुझे ठीक लगा, तो मैंने यहाँ पे और कुछ नहीं किया। ये जो डिटेल स्लाइडर है इसे भी मैंने बाय डिफॉल्ट 25 पे रखा है और मास्किंग को भी 0 पे रखा है। इसे भी अगर आप ऑल्ट दबा के चेंज करेंगे तो आपको डिटेल स्लाइडर भी सेट करने में आसानी होगा। और मास्किंग स्लाइडर को सेट करने के टाइम पे भी आप ऑल्ट दबा के रख सकते हैं, तो आप मास्किंग का स्लाइडर भी ठीक तरह से सेट कर सकते हैं। शार्पनिंग के ऊपर मैं डिटेल में बाद में एक वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको क्विकली बता देता हूँ। आप अगर मास्किंग को 0 में रखेंगे तो आपको ये होल इमेज व्हाइट में दिखेगा, और अगर आप इसे 100 में रखेंगे तो मोस्ट ऑफ द इमेज बिकम्स ब्लैक। तो इसका मतलब है इमेज का जो पोर्शन व्हाइट है उसके ऊपर ये शार्पनेस ऐड हो रहा है, और इमेज का जो पोर्शन ब्लैक है उसके ऊपर ये शार्पनेस ऐड नहीं हो रहा है। तो अगर आप मास्किंग को 0 में रखेंगे तो ये जो शार्पनिंग का इफेक्ट है ये होल इमेज में शार्पनेस ऐड कर देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका जो इमेज है उसमें जो ऑलरेडी शार्प डिटेल है उसे ही थोड़ा और शार्प करना, तो इसके लिए आप मास्किंग का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे ये जो बैकग्राउंड है इसके ऊपर शार्पनेस नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ मेरा मॉडल का जो आईज़ है या फिर हेयर का जो डिटेल है इसको थोड़ा शार्प करना, तो इसके लिए मैं मास्किंग को इस तरह से सेट कर सकता हूँ ताकि ये जो आईज का पोर्शन है और हेयर का पोर्शन है वो ही वाइट में दिखे। तो इसका मतलब है ये जो शार्पनेस ऐड हो रहा है वो सिर्फ इन जगह पे ऐड हो रहा है और होल इमेज के ऊपर ऐड नहीं हो रहा है। और इस रेडियस का मतलब है अगर आप इसे बढ़ा के रखेंगे तो ये जो एज डिटेल है वो ज़्यादा एरिया में होगा। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं ये जो शार्पनेस है ये थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ ये जो लाइन है इसे प्रॉपरली डिफाइन करना, तो इसलिए मैं रेडियस को कंट्रोल कर सकता हूँ इस तरह से ताकि मुझे कोई हेलोइंग इफेक्ट ना दिखे। ये 1 पे सही था। तो अभी आप देख सकते हैं ये जो लाइन है ये प्रॉपरली डिफाइंड है, यहाँ पे कोई हेलो इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिल रहा है। और डिटेल का मतलब है जो फाइन डिटेल है उसे आप चाहे तो थोड़ा सा शार्प कर सकते हैं। तो इसे अगर आप ज़्यादा बढ़ाएंगे तो आप देख सकते हैं ये जो फाइन लाइन से ये भी उभर के आ रहा है, विच इज़ नॉट डिजायर्ड इन अ पोर्ट्रेट। तो इसे हम 25 पे रखेंगे और मास्किंग को भी अभी 0 कर देते हैं। और ये इमेज हमें इतना शार्प भी नहीं चाहिए, तो शार्पनिंग अमाउंट को भी हम 100 में सेट कर देते हैं। तो अभी ये ठीक ठाक दिख रहा है। तो खैर शार्पनिंग को मैंने यहाँ पे ही आपको समझा दिया। फिर इसके बाद मैंने नॉइज़ रिडक्शन किया है। नॉइज़ रिडक्शन का 2 पार्ट है, एक है लुमिनेंस नॉइज़ रिडक्शन और एक है कलर नॉइज़ रिडक्शन। आपके इमेज में 2 तरह का नॉइज़ आता है, एक है लुमिनेंस का नॉइज़ और एक है कलर नॉइज़। हमें कलर नॉइज़ बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने कलर नॉइज़ रिडक्शन को थोड़ा ज़्यादा ही इंक्रीज़ करके रखा है, और जो लुमिनेंस नॉइज़ रिडक्शन है उसे मैंने 25 पे सेट करके रखा है। अगर हम इसे बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देंगे तो आपका इमेज बिल्कुल सॉफ्ट दिखेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्किन के ऊपर जो डिटेल था वो बिल्कुल चला गया है। आपका जो लुमिनेंस चैनल है उसमें अगर फाइन डिटेल नहीं रहेगा तो इमेज का जो शार्पनेस है वो भी चला जाएगा। तो इसलिए लुमिनेंस नॉइज़ रिडक्शन को हम थोड़ा मॉडरेटली सेट करेंगे। और जैसे कि मैंने ये इमेज डे लाइट में शूट किया है और इसका ISO भी 100 में है, तो इसमें ऑलरेडी ज़्यादा नॉइज़ नहीं है, तो इसलिए मुझे उतना ज़्यादा नॉइज़ रिडक्शन भी नहीं करना पड़ा। मैंने सिर्फ कलर नॉइज़ रिडक्शन को थोड़ा सा इंक्रीज करके 70 में सेट किया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं बिफोर एडिंग शार्पनेस एंड नॉइज़ रिडक्शन। आप यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा नॉइज़ है और ये इमेज थोड़ा सा सॉफ्ट दिख रहा है। एंड आफ्टर एडिंग द शार्पनेस एंड नॉइज़ रिडक्शन यू कैन सी इट हैज़ बिकम शार्पर। तो ये हो गया हमारा डिटेल सेक्शन। तो इसे अभी हम कोलैप्स कर देते हैं। अगर आप इस तरह से वीडियो देख के सीखना पसंद करते हैं तो आप स्किल शेयर ज्वाइन कर सकते हैं। स्किल शेयर में आपको फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, एडिटिंग या फिर और कोई भी क्रिएटिव टॉपिक के ऊपर ढेर सारा हाई क्वालिटी और स्टेप बाय स्टेप वीडियो ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। स्किल शेयर का एक ही सब्सक्रिप्शन से आप हर महीने अनलिमिटेड क्लासेस कर सकते हैं ऑन एनी टॉपिक। और अगर आप मेरे लिंक से स्किल शेयर ज्वाइन करते हैं तो आपको एक स्किल शेयर का फ्री ट्रायल भी मिल जाएगा। नीचे जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको उस लिंक पे जाके क्लिक करके स्किल शेयर का ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है और आपको अपना जो क्रेडिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन है उसे डाल के आपको स्किल शेयर में एक अकाउंट क्रिएट करना है और आप इमीडिएटली फ्री में क्लासेस ले सकते हैं। अगर आपको स्किल शेयर कंटिन्यू नहीं करना है तो ट्रायल खत्म होने से पहले ही आपको अनसब्सक्राइब कर देना है और अपना जो क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन है उसे भी रिमूव कर देना है।
है, तो आपका एक भी पैसा नहीं कटेगा और आपको ये फ्री ट्रायल मिल जाएगा। और अगर आपको कंटिन्यू करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, विच आई डेफिनेटली रिकमेंड यू टू डू। आई माई सेल्फ एम अ premium member of Skillshare and I love learning from Skillshare. Learning is like an addiction to me. तो अगर आपको भी नए नए skills develop करना पसंद है and if you are interested, then you can definitely join Skillshare through my affiliated link in the video description below. Now let's get back to the topic. फिर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कलर मिक्सर में कुछ काम किया है, इसे हम थोड़ा सा बाद में समझते हैं क्योंकि यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा काम होता है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्टिक्स जो सेक्शन है, यहाँ पे मैंने रिमूव क्रोमैटिक एबरेशन इस ऑप्शन को ऑन करके रखा है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके इमेज में अगर क्रोमैटिक एबरेशन है तो उसे थोड़ा सा रिमूव करने का कोशिश करता है। और मैंने जो लेंस यूज़ किया है जो है कैनन 50mm f1.8, ये यूज़ करने के लिए मेरे इमेज में जो डिस्टॉर्शन आया था उसे करेक्ट करने के लिए मैंने यूज़ प्रोफाइल करेक्शन ये ऑप्शन को चेक करके रखा है। अगर मैं ये अनचेक करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा डिस्टॉर्शन और जो विनेट मेरे लेंस से आया था वो इसे चेक करने पे थोड़ा सा करेक्ट हो जा रहा है। इसे आपको सिर्फ चेक कर देना है और एडोबी कैमरा रॉ बाय डिफ़ॉल्ट आपके इमेज का जो मेटा डेटा है उससे ही पता कर लेगा आपने कौन सा लेंस का इस्तेमाल किया था और उसके लिए क्या करेक्शंस डालना है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ इन दोनों ऑप्शन को चेक कर दिया है और कुछ नहीं किया है। तो ये हो गया आपका ऑप्टिक्स सेक्शन। अगर मैं ग्लोबल विजिबिलिटी ऑफ करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा विनेट और डिस्टॉर्शन था एंड आफ्टर डूइंग द ऑप्टिक्स करेक्शन ये विनेट और डिस्टॉर्शन करेक्ट हो गया। तो अभी हम इसे कोलैप्स करते हैं और फाइनली यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जियोमेट्री करेक्शन किया है। यहाँ पे मैं अगर इसे ऑफ करता हूँ तो आप देख सकते हैं इस इमेज का जो हॉराइजन लाइन है वो थोड़ा सा टेढ़ा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ ऑटो ऑप्शन को क्लिक किया और ये इमेज एडोबी कैमरा रॉ ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से स्ट्रेट कर दिया। और मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा जॉब किया है, तो इसलिए मैंने इसे ऑटो में ही छोड़ दिया। अभी फाइनली अगर हम कलर मिक्सर में जाएंगे तो यहाँ पे अगर मैं इसका विजिबिलिटी ऑफ करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इमेज बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह का था और मैंने इस कलर मिक्सर ऑप्शन से इस इमेज का जो कलर्स है उसके साथ थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इस मोड को HSL में सिलेक्ट करके रखा है। HSL का मतलब है ह्यू, सैचुरेशन एंड लुमिनेंस। ह्यू का मतलब होता है कलर, मतलब इस कलर को हम रेड कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं इस ड्रेस का जो ह्यू है वो है रेड। तो ये जो सेक्शंस है ये सेक्शंस कलर्स का जो सैचुरेशन है उसके साथ और कलर्स का जो लुमिनेंस या फिर ब्राइटनेस है उसके साथ मैनिपुलेट करने के लिए ये सेक्शंस यहाँ पे हैं। तो अगर हम इस ह्यू टैब में रहते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कलर्स दिया हुआ है और ह्यू का मतलब है हम कलर्स का जो एक्चुअल कलर है उसके साथ छेड़खानी कर रहे हैं। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं इस ड्रेस का कलर अभी है रेड, तो अगर आपको इस ड्रेस का कलर ही चेंज करना है तो आपको पहले रेड इस कलर चैनल को टारगेट करना है और इसका जो कलर है ह्यू वो ही चेंज कर देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे करके रखा है। अगर मैं इस स्लाइडर को लेफ्ट या राइट की तरफ मूव करूँगा तो आप देख सकते हैं इस ड्रेस का जो कलर है वो चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब है हम यहाँ पे इस रेड ह्यू को टारगेट कर रहे हैं और उसका जो कलर है उसे चेंज कर रहे हैं। हम चाहे तो यहाँ पे बैकग्राउंड में जो ग्रीन लीव्स था उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी करके रखा है। तो ये पहले जो लीव्स था उसका कलर कुछ इस तरह का था और मैं चाहता तो इसे इस तरफ भी शिफ्ट कर सकता था, या फिर मैंने यहाँ पे जो किया है वो है कि इस ग्रीन को थोड़ा सा येलो की तरफ शिफ्ट किया है। इस इमेज में कोई एक्वा या फिर ब्लू इस तरह का कोई ह्यू तो है ही नहीं, तो इन स्लाइडर्स से इस इमेज के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो रॉड है ये शायद इस एक्वा कलर से अफेक्टेड हो रहा है। ओके, तो अभी अगर हम सिमिलरली सैचुरेशन टैब में आते हैं तो यहाँ पे सेम कलर्स का ऑप्शन है, पर ये स्लाइडर्स एक्चुअल कलर को नहीं चेंज करता है बल्कि उनका जो सैचुरेशन लेवल है उसे चेंज करता है। तो मान लीजिए आपको ड्रेस का कलर जो है वो तो ठीक लग रहा है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा सैचुरेटेड लग रहा है, मतलब बहुत ही वाइब्रेंट लग रहा है, तो आप ड्रेस का जो कलर है वो चेंज नहीं करना चाहते हैं, आप सिर्फ सैचुरेशन को डिक्रीज करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको सैचुरेशन में आना होगा और जैसे कि इस ड्रेस का ओरिजिनल कलर रेड है तो इसलिए आपको रेड चैनल को डिक्रीज करना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो रेड ड्रेस है या फिर रेड लिपस्टिक है उसका सैचुरेशन इस स्लाइडर से कंट्रोल हो रहा है। तो यहाँ पे ड्रेस पहले से ही काफ़ी ज़्यादा सैचुरेटेड है तो इसलिए मैंने इसे 0 पे छोड़ दिया। फिर इस इमेज में जो ऑरेंज ह्यू है जो मेनली स्किन टोन है उसका जो सैचुरेशन है उसे मैंने थोड़ा बढ़ा के 15 में सेट किया है। इसे हम
कम या फिर बढ़ा सकते हैं। तो ये आप अपने हिसाब से सेट कीजिए। फिर मैंने इस इमेज में जो येलो ह्यूज था उसे थोड़ा सा बढ़ा के 5 किया है। तो इसे अगर हम कम करेंगे तो आप देख सकते हैं इमेज में जहाँ पे भी येलो ह्यूज था उसका सैचुरेशन ये स्लाइडर कंट्रोल कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लीव्स था ये अभी आपको ह्यू चेंज करने के बाद येलो दिख रहा है, क्योंकि ये ओरिजिनली ग्रीन था। तो इसका जो सैचुरेशन कंट्रोल होगा वो भी ग्रीन स्लाइडर से होगा और ना ही कि येलो से। हालांकि इसका जो कलर है वो ग्रीन और येलो के बीच में है, तो इसलिए इन दोनों स्लाइडर का ही इफेक्ट कुछ ना कुछ अमाउंट में इस ह्यू के ऊपर पड़ रहा है, लेकिन इसका मेजर इफेक्ट आएगा इस ग्रीन स्लाइडर से। अगर इसे हम -100 में ला देंगे तो जो ग्रीन ह्यू है इमेज का वो बिल्कुल ही डिसैचुरेटेड हो गया, और इसे हम चाहे तो कुछ ज़्यादा ही सैचुरेट भी कर सकते हैं। तो इसे अभी हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। फिर इसके बाद आता है लुमिनेंस। आपकी इमेज का एक ह्यू को टारगेट कर सकते हैं और उसका जो लुमिनेंस है उसे आप यहाँ से मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपको इस रेड ड्रेस का लुमिनेंस को कम करना है तो आप लुमिनेंस टैब के अंदर रेड चैनल को टारगेट करके आप इसका जो लुमिनेंस है उसे कम कर सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने रेड ड्रेस को थोड़ा सा डार्क किया है और मैंने इस ऑरेंज स्लाइडर से स्किन का जो ब्राइटनेस है उसे थोड़ा सा इंक्रीज किया है। ये पहले यहाँ पे था तो मुझे थोड़ा सा फेस के ऊपर ब्राइटनेस बढ़ाना था, तो मैंने ऑरेंज स्लाइडर से इसे थोड़ा सा बूस्ट किया। फिर मैंने बैकग्राउंड के जो ब्राइटनेस है उसे कम करने के लिए इस येलो और ग्रीन स्लाइडर से पीछे का जो एक्सपोजर है उसे थोड़ा सा कम किया, ताकि मेरा जो सब्जेक्ट है वो और भी ज़्यादा फोकस में आए। तो ये था मेरा कैमरा रॉ का सेटिंग्स। मैं कैमरा रॉ के अंदर इसके अलावा और ज़्यादा कुछ नहीं करता हूँ। मैं मेरा जो भी फोटोज़ है उसको फोटोशॉप में लाने से पहले थोड़ा सा ग्राउंड वर्क ठीक करने के लिए कैमरा रॉ का इस्तेमाल करता हूँ। और यहाँ पे आप चाहे तो कैलिब्रेशन में जाके इन सब स्लाइडर्स को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन वो मैं पहले करता था, लेकिन अभी मुझे एक नेचुरल और वाइब्रेंट लुक ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं अभी इस कैलिब्रेशन टैब में कुछ चेंजेस वगैरह नहीं करता हूँ। और यहाँ पे कैमरा रॉ के अंदर बेसिक एडजस्टमेंट्स हो जाने के बाद मैं सिर्फ कीबोर्ड में शिफ्ट दबा के यहाँ पे इस ओपन ऑब्जेक्ट ऑप्शन में क्लिक करके इसको फोटोशॉप में ओपन करता हूँ। और यहाँ पे ओपन करने से पहले अगर आप शिफ्ट बटन को प्रेस करके रखेंगे तो ये फोटोशॉप में एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट ओपन अप हो जाएगा और फिर उसके बाद आप फर्दर एडिटिंग कर सकते हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं और मैं आपका डाउट्स क्लियर करने का ज़रूर कोशिश करूंगा। सो दैट वाज इट फॉर टुडे गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से मैं अपना जो पोर्ट्रेट इमेजेस है उसका जो बैकग्राउंड ब्लर है उसे फोटोशॉप में किस तरह से इन्हांस करता हूँ टू गिव इट एन एक्सपेंसिव लुक। सो दैट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, so definitely make sure to watch that video as well.